अस्सलाम वालेकुम क्लास MLT स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है बायो साइको सोशल मॉडल, ठीक है। इसमें हम लोग हमारा जो बेसिक चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन है, हेल्थ साइकोलॉजी, बिहेवियर साइंस जो है हेल्थ सेक्टर में कैसे काम आती है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि बायो साइको सोशल मॉडल है हेल्थ का। इसके अलावा हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या है, ठीक है, उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि एक मिनट, अब नॉर्मेलिटी आ गई, इम्पोर्टेंस आ गई इसकी, और डिज़ायरेबल एटीट्यूड। और जो लास्ट टॉपिक है वो है डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स इन हेल्थ प्रोफेशनल्स, यानी हेल्थ केयर या हेल्थ सेक्टर में डिज़ायरेबल एटीट्यूड प्रोफेशनल्स का कैसा होना चाहिए। ये आ गया हमारे पास ओवरऑल चैप्टर। अब लेते हैं इसका स्टार्ट। सबसे पहले है जो बस बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इज अ फ्रेमवर्क developed by George that states that interactions between biological, psychological and social factors determine the cause, manifestations and outcome of wellness or disease. बायो साइको सोशल तीन चीज़ें, कम्बिनेशन है तीन चीज़ों का, ठीक है। बायो भी, साइको भी और सोशल भी। ये मॉडल जो हेल्थ का है या इलनेस का है, एक फ्रेमवर्क है जो कि डेवलप किया गया था जॉर्ज ने डेवलप किया था इसको, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो इंटरेक्शन है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर्स की, वो हमें ये बताती है कॉज, मैनिफेस्टेशन और आउटकम किसी भी बीमारी का, किसी भी बीमारी से रिकवरी का, ठीक है, वेलनेस एंड इलनेस, दोनों चीज़ें। बायो जैसे फिजियोलॉजी हुई, पैथोलॉजी हुई। साइको जैसे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फियर, अवॉइडेंस, बिलीव्स, करंट कोपिंग मेथड्स। कोपिंग मेथड्स वो होते हैं कि जिसको हम यूज़ करते हैं, वो मेथड्स कि किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के साथ हम मुकाबला कर लेते हैं, ठीक है। एंड एट्रीब्यूशन। सोशल मेथड है सोशो इकोनॉमिकल, सोशो इन्वायरमेंट से रिलेट करता हुआ। कल्चरल फैक्टर जैसे कि वर्क इशू हुई, फैमिली सर्कमस्टांसेस, बेनिफिट्स और इकोनॉमिक्स। ये तो तीनों सेक्टर को अलग अलग से इसमें डिफाइन किया कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। आगे आते हैं जी कि दिस मॉडल इज़ कॉमनली यूज इन क्रॉनिक पेन। बायोसाइकोसोशल मॉडल को सवेयर जिसे कहते हैं, हद से ज़्यादा एक तकलीफ दे सिचुएशन, एक तकलीफ दे कंडीशन में इसको यूज़ किया गया है, ठीक है, और किया जाता है विद द व्यू, इस नज़रिए के साथ या सोच के साथ, दैट द पेन इज़ अ साइको फिजियोलॉजिकल, ये जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो साइको फिजियोलॉजिकल है। पेन को कब हम फील करते हैं, जब मेंटली या साइकोलॉजिकली उस चीज़ को हम लोग फील करते हैं, परसीव करते हैं, ठीक है। पहले हमारी सेंसेशन होती है, परसेप्शन होती है, वही चीज़ ब्रेन की तरफ जाती है। डिटेल में हम लोग कर चुके हैं इस चैप्टर को, सेंसेशन और परसेप्शन को, तो वो ब्रेन की तरफ जाती है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स पे काम करते हैं, तब जो रिस्पॉन्ड है ब्रेन की तरफ से वो हमें मिलता है, और हम वो बॉडी पार्ट जो है, वो बॉडी स्किन हुई जो हुई, तो हम तब वहाँ पे हीट हुआ या कोई भी पेन, तकलीफ वगैरह महसूस करते हैं। और फिजियोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न दैट कैन नॉट बी कैटेगराइज इनटू बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर्स अलोन, यानी एक ही चीज़ पे हम इन्हिसार नहीं कर सकते, ठीक है। इस मॉडल में तीनों की तीनों चीज़ें ऐड हैं। ना हम सिर्फ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं, ना ना साइकोलॉजिकल फैक्टर को सिर्फ, ना ही सोशल फैक्टर को सिर्फ, तीनों का जो कम्बिनेशन होगा वो हमारे पास मॉडल है। There are suggestions that physiotherapy should integrate psychological treatment to
address all components comprising the experience of chronic pain. सजेस्ट ये किया गया है, जो सजेशन के तौर पे हमारे पास ये बात आ जाती है कि फिजियोथेरेपी जो है वो इंटीग्रेट करती है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को, ठीक है, यानी जो एक्सपीरियंस होते हैं क्रॉनिक पेन का, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। आ जाते हैं क्लासेस डायग्राम की तरफ। बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ है, जिसमें सबसे मेंटल हेल्थ में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परामेंट, आईक्यू, ड्रग इफेक्ट, जो ड्रग ले रहे हैं उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। बायोलॉजिकल में देखिए फिजिकल हेल्थ है, डिसेबिलिटी, जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं। साइकोलॉजिकल में सेल्फ इस्टीम, कोपिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स। सोशल में आ जाते हैं पीयर्स, फैमिली सर्कमस्टांसेस, स्कूल। फैमिली रिलेशनशिप्स में अगर ट्रॉमा हो गया, ड्रग, सोशल में अगर ड्रग इफेक्ट हो गया, टेम्परामेंट, साइकोलॉजिकल, आईक्यू, तो ये तीनों फैक्टर, इस मॉडल को समझें, आपको पूरे मॉडल की समझ आ जाएगी। मेंटल हेल्थ में काम करने के लिए तीनों फैक्टर हैं। Physiotherapist must know how biopsychosocial factors interact in patient with chronic pain to explain the perpetuation of this condition and use it as a basis for planning the intervention program. अब जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको ये जानने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, इस बात को समझने की कि किस तरीके से बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स हैं वो इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं पेशेंट के साथ। कि बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स जो हम लोगों ने पढ़ा, सोशल स्किल हुए, टेम्परामेंट हुआ, ठीक है, ये चीज़ें, ड्रग इफेक्ट, फिजिकल है, डिसेबिलिटी, कोपिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, कि ये किस तरीके से किसी भी पेशेंट के पेन के साथ इंटरेक्ट होते हैं और फिर वो उनकी तकलीफ़ को बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को। और यही हमारे पास एक बेस है, एक बुनियाद है फॉर प्लानिंग द इंटरवेंशन प्रोग्राम, कि हम इंटरवेंशन प्रोग्राम को इसी की बेस पे आगे रन कर सकते हैं। द एविडेंस हैज सजेस्टेड, मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंग जो एविडेंस हमारे पास, जो स्टडी के एविडेंस हमारे पास आती है, वो ये कहती है, क्लिनिकल बायोसाइकोसोशल असेसमेंट फॉर द physiotherapeutic management of patient with chronic pain in order to understand and explain the predominant mechanism of pain and psychosocial factors that may or may not be modified for the patient to improve their condition. एविडेंस ये बताते हैं कि जो क्लिनिकल साइकोसोशल असेसमेंट है, ठीक है, फॉर क्या, फिजियोथेरेप्यूटिक मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, फिजियोथेरेपी दोनों चीज़ें, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट जिनमें क्रॉनिक पेन पाया जाता है, उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक्सप्लेन करेंगे हम प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म ऑफ पेन को, और साइड बाय साइड साइकोसोशल फैक्टर्स को भी, ठीक है, साइकोसोशल फैक्टर्स को भी, लाइक साइको फैक्टर्स ही हुए, सोशल फैक्टर्स ही हुए, इन दोनों को भी एक्सप्लेन किया जाए। किसी भी पेशेंट की क्रॉनिक पेन को समझने के लिए, फिजियोथेरेप्यूटिक मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए कि साइकोसोशल फैक्टर्स को समझना चाहिए, प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म ऑफ पेन को समझना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, जो कि मॉडिफाई हो सकते हैं या हम उसको तब्दील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर या डिजीज़ ऑफ द पेशेंट। जो मरीज़ की बीमारी है, जो उसकी कैफियत है, जो उसकी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग या तो इस मैकेनिज्म में या इस साइकोसोशल फैक्टर्स में हम लोग तब्दीली ला सकते हैं या तब्दीली नहीं भी ला सकते, ठीक है, मॉडिफाई देयर कंडीशन, कि पेशेंट की कंडीशन को मॉडिफाई करें एक पॉजिटिव तरीके से, एक पॉजिटिव साइड पे लेके आए। दिस क्लिनिकल एवेल्युएशन यानी जजमेंट जो है, इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द डेटा कलेक्टेड, मतलब स्टडी हुई थी पेशेंट के एंट्रेंस पे उनसे डेटा कलेक्ट किया गया था। अ प्रैक्टिकल गाइड इज प्रपोज टू टेक बायोसाइकोसोशल डेटा यूजिंग पेन, सोमैटिक एंड मेडिकल फैक्टर्स। और ये जो प्रैक्टिकल गाइड प्रपोज किया गया था, तो वो इस डेटा को यूज़ किया गया था, जो लिया गया था पेशेंट के एंट्रेंस पे, पेशेंट एज अ सैंपल उनसे लिया गया था, उनसे मालूमात ली गई थी, बायोसाइकोसोशल डेटा, ठीक है, जिसमें पेन, सोमैटिक मीन्स
बॉडली पेन वगैरह। मेडिकल फैक्टर्स, कॉग्निटिव फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें उन पेशेंट से डिटेल में पूछी गई थी, उनसे डेटा लिया गया था। टाइप्स ऑफ पेन की तरफ आते हैं। ये तो जस्ट एक डायग्राम है, लेकिन मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं पेन की, ठीक है। क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन को डिफ्रेंशिएट ऑफ द डोमिनेंट पेन मैकेनिज्म, इनमें कौन कौन से दो हमारे पास बेसिक आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने थोड़ा सा गुजारा करना है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो इस वजह से लेक्चर थोड़ा सा आराम से होगा। पेन मैकेनिज्म में हमारे पास दो आ जाते हैं, न्यूरोपैथिक पेन और सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, या हम कह सकते हैं इसको नॉन न्यूरोपैथिक पेन ऑफ सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, ठीक है। अब दो किस्म की पेन तो ये आ गई क्लास। अब आते हैं जी यूजिंग फॉलोइंग टूल्स। क्राइटेरिया इनके लिए क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का। प्रीडोमिनेंट पेन है, डिफ्रेंशिएट करना प्रीडोमिनेंट पेन को। वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स यानी बॉडी डायग्राम हमारे पास अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 7 स्कोर आ जाता है तो वो सजेस्ट करता है कि जनरलाइज्ड पेन है, और इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि नॉन न्यूरोपैथिक है, ठीक है, ऑफ सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। अगर सेंट्रल सेंसिटाइजेशन इन्वेंट्री पे 40, मतलब ये रेटिंग स्केल है, ठीक है। जैसे आप लोग की इसी के एग्जांपल में आप लोग ऐसे आसानी से दे देते हो, आप लोग को समझ आ जाएगी कि जैसे आप लोग के MCQs होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं छोटी छोटी से, आप लोग सेलेक्ट कर देते हो और फिर टीचर आपको रेटिंग कर देता है, उसकी असेसमेंट कर देते हैं, मार्क्स दे देते हैं। तो जो 5 से कम होते हैं हम लोग उसको ये कहते हैं कि आपके कम मार्क्स हैं, ठीक है, आप फेल हो गए 10 में से, और 5 या 5 से जिसके ज़्यादा होते हैं हम कहते हैं आप पास हो। तो इसी तरीके से ये भी स्कोरिंग होती है जो कि 7 या इक्वल टू 7 या 7 जो है तो वो ग्रेटर देन 7 सजेस्ट करती है जनरलाइज्ड पेन को, और इसी वजह से हम इसको नॉन न्यूरोपैथिक पेन में इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ पेन जो है। थर्ड पॉइंट में हमारे पास सेंट्रल सेंसिटाइजेशन इन्वेंट्री आ जाती है, जिसमें अगर 40 स्कोर हो तो वो इस बात को सजेस्ट करता है कि नॉन न्यूरोपैथिक पेन है ये भी, ठीक है, ऑफ सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। ये जस्ट स्कोरिंग है पेन की। अब आते हैं सोमैटिक एंड मेडिकल फैक्टर्स की तरफ। फॉर फिजिकल थेरेपिस्ट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरवेंशन essential to, चाहे वो फिजिकल थेरेपिस्ट हो या फिजिकल एग्जामिनेशन हो किसी भी पेशेंट की, इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन में बस क्या जाता है कि बी अवेयर दैट सम फाइंडिंग्स ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन सच एज मोबिलिटी, मूवमेंट होगी, स्ट्रेंथ होगी, न्यूरोडायनामिक्स होगी, कोऑर्डिनेशन कुड बी अल्टर्ड। अल्टर का मतलब होता है चेंज हो सकती हैं, ठीक है, कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, उसकी न्यूरोडायनामिक्स, उस बंदे की कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और ये चीज़ें जो है एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह चेंज हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ ग्रेटर सेंसिटिविटी टू मैकेनिकल स्टिमुलेशन एंड मोडिफाइड मूवमेंट पैटर्न्स इन पेशेंट्स विद नॉन न्यूरोपैथिक पेन ऑफ सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। क्यों? क्योंकि इनमें ये मतलब सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, हसास होती है मैकेनिकल स्टिमुलेशन की तरफ, या हम कह सकते हैं मोडिफाइड मूवमेंट पैटर्न्स जो आ जाते हैं, ठीक है, पेन में होते हैं तो उनके मॉडिफाइड पैटर्न ऑफ मूवमेंट भी हो सकता है, जिसको हम लोगों ने जनरली सेकंड कैटेगरी ऑफ पेन में डाला हुआ है, ठीक है, नॉन न्यूरोपैथिक में। सेकंड है जी मेन गोल इन दिस स्टेज टू एवेलुएट, कि जज करें, हम लोग देखें क्वालिटी ऑफ मूवमेंट। इफ द पैटर्न ऑफ मूवमेंट कॉजेज द पेन टू परसिस्ट एंड इफ देयर इज अ मेन गोल इस स्टेज में ये आ जाता है कि एवेलुएट करते हैं क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को, कि अगर पेशेंट मूवमेंट कर रहे हैं उसमें कोई फियर तो नहीं पाया जाता, जैसे कि उसको ये हो सकते हैं, एंड इफ देयर इज एंसोफोबिया, एंसोफोबिया उसको कहते हैं कि जिसमें ये फियर हो बंदे को
कि अगर वो मूवमेंट उसने की, हरकत की, तो इंजरी की वजह से या जो उसकी फिजिकल मतलब बोन है या मसल है जिसमें प्रॉब्लम है, उसको वही पेन फील होगा। तो उसके डर की वजह से कि उसको तकलीफ ना हो, इंसान एक ही पोजीशन में बैठ जाता है, ठीक है। मूवमेंट से रेजिस्टेंस शो करते हैं। आस्क अबाउट करंट और प्रीवियस हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछना चाहिए। द डिस यूज ऑफ द बॉडी पार्ट्स, कि उसको यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, उस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया है। अगर टांगों में मसला है तो उसने चलने ही छोड़ दिया है। चेंजेस इन मूवमेंट्स पैटर्न, ठीक है, कि चलने में उसने तब्दीली, उसकी चलने के स्टाइल में या चलने के अंदाज में उसने एक तब्दीली इख्तियार कर ली है। एक्सरसाइज कैपेसिटी, किस हद तक वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ और मसल टोन ड्यूरिंग मूवमेंट की कितनी स्ट्रेंथ अब भी मौजूद है, ठीक है, मूवमेंट कितनी कर सकता है। द एक्शन ऑफ द ड्रग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ जाती है, रीढ़ की हड्डी और दिमाग, ठीक है, कि जो दवाइयाँ ले रही है वो उस पर कितना असर कर रही है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो कारआमद हैं, यूज़फुल साबित हुए डेटा कलेक्शन में, और इसको सबको लिया। डेटा कलेक्शन मीन्स कि जो पेशेंट के एंट्रेंस में उनसे पूछा गया था, जो कि ऐसी पेन के साथ आ रहे थे। सेकेंड है जी, थर्ड, कॉग्निशन परसेप्शन, बोथ इन्फ्लुएंस बायोलॉजिकली और हाइपर सेंसिटिविटी इन द ब्रेन बाय एक्टिवेटिंग न्यूरोमैट्रिक्स पेन एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस इमोशनल एंड बिहेवियर फैक्टर्स। दोनों चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, ब्रेन को। आस्क अबाउट परसेप्शन, परसेप्शन के बारे में पूछना। एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरवेंशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोग्नोसिस ऑफ देयर पेन, पेन के बारे में पूछना है। अंडरस्टैंडिंग देयर सिचुएशन, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजीज दैट आर अवेलेबल टू फेस देयर सिचुएशन, ये कौन कौन सी स्ट्रेटजीज उनके लिए हैं और उनको जस्ट बताने कि इसको अप्लाई करने खुद पे, ठीक है। व्हाट द पेन रिप्रेजेंट्स इमोशनली, और इमोशनली वो उस दर्द की वजह से कैसा फील करते हैं, कैसे इमोशंस के साथ आपके सामने हैं। इसी सिलसिले में जैसे मैंने आप लोगों को MCQs की एग्जांपल दी, तो ब्रीफ परसेप्शन क्वेश्चनर भी होते हैं, जिसको ब्रीफ IPQ कहा जाता है, और इसको वो पेशेंट जो है इस पर स्कोरिंग मतलब सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, अपने पेन की, अपनी इंजरी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसको स्कोरिंग की जाती है। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ग्रेटर देन 7 हो या लेस देन 7 हो तो वो नॉन न्यूरोपैथिक में आ जाता है, और इसी तरह से 40 भी। पेन कैटास्ट्रोफाइजिंग स्केल, ये भी है जिसपे इसके अकॉर्डिंग भी रेटिंग होती है। इमोशनल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि हम लोगों ने पूछना है कि इफ देयर इज़ अ फियर ऑफ स्पेसिफिक मूवमेंट्स, यानी अवॉइडेंस बिहेवियर, ठीक है, मतलब वो बिहेवियर वो शो नहीं करेगा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अगर हुआ, अपीयरेंस ऑफ पेन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काम के दौरान, जॉब के दौरान, फैमिली में रहते हुए, फाइनेंसेस, सोसाइटी, इमोशन से रिलेट करती हुई हर एक चीज़ उससे पूछेंगे। इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड टू यूज़ द फॉलोइंग स्केल, और इसमें ये स्केल हैं, ये हम लोग भी करते हैं यूजुअली प्रैक्टिस में साइकोलॉजी के। स्टेट ट्रेट एंजाइटी इन्वेंट्री, जिसमें एंजाइटी का पता चलता है। टेम्पर स्केल ऑफ कैनोसोफिया, TSK भी कहते हैं इसको, या हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, फियर अवॉइडेंस बिलीफ क्वेश्चनर, इनजस्टिस एक्सपीरियंस क्वेश्चनर, पेशेंट हेल्थ और क्वेश्चनर और पेशेंट क्वेश्चनर, ये तीनों, ठीक है, ये यूज़ की जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी डिप्रेशन को मेजर करते हैं, पेन की इंटेंसिटी को। बिहेवियर फैक्टर्स में क्या आ जाता है, बिहेवियर में कैन लीड टू अवॉइड एक्टिविटी, मतलब वो इस खौफ से, पेन के खौफ से जो है वो मूवमेंट को अवॉइड करना शुरू कर देगा, जो कि विच इन टर्न इज प्रेजेंटेड एज फिजिकल इनएक्टिविटी, तो वो इनएक्टिव रहेगा, डिसयूज करेगा, ठीक है, अपने बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को, एंड फाइनली डिसेबिलिटी, महरूम हो जाएगा उस, या मासूर हो जाएगा, मासूरी की तरफ चला जाएगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एवेलुएट करें, हम लोग जज करें उसकी बिहेवियर को, एडेप्टेशन को, कि पेशेंट ने जो मतलब क्रिएट किए हैं, जो बिहेवियर उसका बना उस दर्द की वजह से, ठीक है, उसको हम देखें। सो बहुत आसान बातें, क्लासेस में कोई भी मुश्किल चीज़ें नहीं है। सोशल फैक्टर्स में है जी, सोशल फैक्टर रेफर करते हैं जिसमें हमारी सोसाइटी आ गई, इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गए,
जिसमें पेशेंट जो है पला बड़ा टाइम गुजारा। अब ये भी हमारे पास एक इंडिकेटर आ सकते हैं, ये भी हमारे पास यूज़फुल है, सपोर्टिव है, ठीक है, जो कि यूज़फुल भी हो सकते हैं, सपोर्टिव या हार्मफुल भी उसके लिए हो सकता है, ठीक है, कि माहौल उसका कैसा है, स्ट्रेसफुल है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन। अगर स्ट्रेसफुल है तो हम लोग फिर माहौल को भी देखेंगे इक्वली साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि अगर माहौल ठीक नहीं है, आप एक इंसान की सेहत पे काम करो तो कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक जहाँ पे वो ज़्यादा टाइम गुजारते वो जगह उसकी ठीक ना हो जाए। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी पे फैमिली आ जाती है। डेटा कलेक्शन कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोइंग, जैसे कि हाउसिंग, लिविंग सिचुएशन, सोशल एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस, रिलेशनशिप विद पार्टनर और प्रीवियस इंटरवेंशन जो यूज़ की गई हैं, इन सारी की बेस पे। नेक्स्ट आ जाता है जो मोटिवेशन, एवेलुएटिंग द मोटिवेशन इन द पेशेंट एंड हिज विलिंगनेस, कि वो कितना विलिंग है, कितना चाह रहा है कि वो चेंज करे, ठीक है, तब्दीली लाए खुद में। मोटिवेशन का चैप्टर आप लोगों ने बहुत डिटेल में किया था। टू मोडिफाई, तब्दील करना, हिज थॉट्स, अपनी सोचों को, ठीक है, रिगार्डिंग द रिलेशनशिप पेन डिसेबिलिटी, मतलब पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि वो डिसेबल भी हो सकता है अगर वो किसी बॉडी ऑर्गन को, बॉडी पार्ट को यूज़ ही ना करे, डिसयूज़ हो जाए उसका, तो उसके बारे में उसकी सोच क्या है उसको मॉडिफाई करना, क्योंकि अगर मॉडिफाई ना किया गया उसकी सोच को तो वो डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, एंजाइटी की तरफ नहीं, डिप्रेशन की तरफ। एंड एक्सेप्टेंस कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक है, और एक्सेप्ट करे कैटास्ट्रोफिज्म को। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग स्केल कैन बी यूज, लेकिन मैंने इसको स्केल को यहाँ पे ऐड नहीं किया, ठीक है, इसलिए मैं इस पॉइंट को रेस कर रही हूँ कि मोटिवेशन के लिए कौन सा स्केल है वो टोटली साइकोलॉजी का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया इसको। आते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल कंट्रीब्यूशन की तरफ। क्लिनिकल कंट्रीब्यूशन में द यूज़ ऑफ द बायोसाइकोसोशल मॉडल, क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब इसको यूज़ किया गया तो ये गाइड करती है फिजियोथेरेपी को, यानी फिजियोथेरेपिस्ट को ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं कि टू बी अवेयर ऑल द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पेशेंट स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है, कि वो सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट को ट्रीट करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स उसके हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन एडिशन इट अलाउस लेइंग द फाउंडेशंस ऑफ पेन न्यूरोसाइंस एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, यानी एजुकेशन रिगार्डिंग न्यूरोसाइंस या पेन, ठीक है, कि न्यूरोपैथी उसकी क्या है। द साइकोसोशल फैक्टर्स द पेशेंट डील्स विद कैन मीन द इंटरवेंशन ऑफ अदर हेल्थ प्रोफेशनल बिसाइड्स द फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे कि इम्पॉर्टेंट है टू टेक इनटू अकाउंट द प्रोफेशनल लिमिट्स, कि प्रोफेशनली किस तरीके से पेशेंट को देखना है, उन चीज़ों को भी, इंटरवेंशन को भी, ठीक है, इंटरवेंशन को भी कंसिडर किया जाता है क्लिनिकल कंट्रीब्यूशन में, और प्रोफेशनल लिमिट्स क्या हैं, एज वेल एज एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो कि किस किस्म का बिहेवियर होना चाहिए, किस किस्म का एटीट्यूड होना चाहिए प्रोफेशनल का जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, दैट इंश्योर द कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, और इसी की मतलब ये इसकी इंश्योरिटी जो है वो मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट करवाती है, मतलब टोटली एक तरह से एक मरीज को फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी नॉर्मेलिटी वर्सेस एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। Abnormality is a significant deviation from commonly accepted patterns of behavior, emotion or thought, while normality is the absence of illness and the presence of state of well-being. एक चीज़ में एक नॉर्मेलिटी क्या है कि इलनेस का ना होना, बीमारी का ना होना, ठीक है, साइकोलॉजिकली इंसान बिल्कुल ठीक हो, उसको कहते हैं नॉर्मल। जबकि abnormality क्या है, डेविएशन फ्रॉम कॉमनली एक्सेप्टेड पैटर्न्स, जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड बिहेवियर होते हैं, इमोशंस होते हैं, थॉट होते हैं, उनमें डेविएशन हो जाना, ठीक है। मतलब जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या होते हैं कि पास बीमारियां ऐसी हैं कि उसमें इंसान चीज़ें तोड़ता है, पास में वो डेविएंट बिहेवियर शो करता है जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट में हो, लाइक रास्ते में चल रहा होगा तो सिग्नल्स तोड़ देगा, इस किस्म की
एक्टिविटीज़ करता है, तो वो एबनॉर्मेलिटी में आ जाती है। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, स्पेशली इन लीडरशिप। अगर लीडरशिप में हम लोग देखें तो नॉर्मल और एबनॉर्मल बनने की बिहेवियर में मतलब डिफरेंस करना एक तरह से बहुत ही बारीक डिफरेंस करना ये डिफ़िकल्ट है। एबनॉर्मेलिटी इज़ टू नॉर्मेलिटी बट अपोजिशन इज़ टू अपॉर्चुनिटी। मतलब एक चीज़ उसी के ऑपोजिट है। नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी आर टू साइड्स in which can one be defined in relation to another। एक चीज़ को डिफाइन कर लिए तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिफाइन होगी। In order to define each and without assumption, psychological conception of abnormality and its different criteria is used to propose the definitions of normality and abnormality with key areas that should be taken into consideration when defining what is normal and what is not। अब किसी भी assumption के बगैर, ठीक है, साइकोलॉजिकल कंसेप्शन एबनॉर्मेलिटी का क्या है, वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ डिफरेंट क्राइटेरिया उसके लिए यूज़ किया गया है। यानी हम अगर साइकोलॉजी में देखें तो अकॉर्डिंग टू DSM या अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो है वो एक लिमिट है, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास, एक लिमिट आ जाती है जिससे हम अगर बिलो एवरेज हो या बिलो हो तो हम उसको कहते हैं एबनॉर्मल है, ठीक है। और जो कि एवरेज पे आ जाते हैं या अबव बिलो एवरेज से भी कम जो होते हैं वो एबनॉर्मल या डिफेक्ट, जिनमें ख़राबी होती है, डिफेक्ट होता है उनकी साइकी में, तो वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ आ जाता है, उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है कि क्या नॉर्मल है, सही बात है। एक चीज़ को डिफाइन करोगे तो दूसरी चीज़ की डेफिनेशन खुद ही आपको समझ आ जाएगी। द फर्स्ट इज नोन एज डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। देखिए वही बात है यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एवरेज से डेविएशन कर जाना या स्टेटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो कि हमें एबनॉर्मलिटी बताती है कि किसी भी इंसान की साइकी जो वो एबनॉर्मल है, उसमें एबनॉर्मलिटी है। एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन व्हाट बिहेवियर इज टिपिकल और यूजुअल एंड व्हाट बिहेवियर इज कॉमन और रेयर। क्योंकि एबनॉर्मल बंदा जो होता है उसका बिहेवियर अनकॉमन होता है, अनयूजुअल होता है और रेयर होता है। ज़ाहिर बात है वो तो मतलब एबनॉर्मल होता है तो ज़रूरी तो नहीं जनरल पॉपुलेशन जो है वो एबनॉर्मल हो। तो फिर हम लोग अगर ऐसा होता तब हम कहते कि उनका बिहेवियर जो है यूजुअल है, मतलब हर किसी का ऐसा है क्योंकि हर कोई एबनॉर्मल है। तो ऐसा तो है नहीं। तो एबनॉर्मल बंदा जो पर्टिकुलर पर्सन होता है उसका बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है। रेयर मीन्स कम पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जनरल पॉपुलेशन तो नॉर्मल होती है, तो उस सेंस में इसको डिफाइन किया गया है। A definition of abnormal is or statistically rare would be seen as infrequent behavior or unacceptable, and definition of normal would be seen as average behavior में आ जाता है और acceptable behavior उसका होता है क्योंकि वो इंसान नॉर्मल होते हैं। It is used in conjunction with how the majority or minority behave to what relation of normality they are perceived। तो ये कंजक्शन में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी में वही बात मैंने जो आपको पहले बता दी, माइनॉरिटी में भी कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी की नॉर्मल एज अ नॉर्मल अगर नॉर्मल इंडिविजुअल उसको परसीव किया जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, और अगर अब नॉर्मल है तो जनरल पॉपुलेशन जब नॉर्मल नहीं होती तो माइनॉरिटी में हम उसको देखेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करता है और एक इंसान का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें उसमें पॉजिटिव है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें सोसाइटी के अगेंस्ट में है, ये सारी चीज़ें। दिस थ्योरी हाउएवर होल्ड सर्टेन फ्लॉज रिगार्डिंग, मतलब इसमें कुछ खराबियाँ हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स इसमें हैं। स्टेटिस्टिकल क्राइटेरिया के से अगर हम रिलेट करें इसको स्टेटिस्टिकली, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस पॉइंट में। एंड डज नॉट एस्टैब्लिश बिहेवियर दैट इज डिजायरेबल और एक्सेप्टेबल और अनडिजायरेबल और अनएक्सेप्टेबल। Abnormality as deviation from the norm suggests what behavior is acceptable in occurrence with society and social norms। सारी बात है कि जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बिहेवियर वो कंसिडर किया जाता है, उस तरीके से अगर आप बिहेव करोगे तो आपको नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई इंसान है वो उस तरीके से ना बिहेव करे तो उसको एबनॉर्मल, वही बात है कि अनएक्सेप्टेबल होगा उसका बिहेवियर इन अक्रेंस विद सोसाइटी, तो वो एबनॉर्मल में आ जाएगा। सोशल नॉर्म्स हमारे पास क्या होते हैं कि सेट ऑफ अनरिटन रूल्स होते हैं जो कि हम फैमिली में बड़ों से, फैमिली में सोशल कंडीशनिंग के थ्रू हम सीखते हैं।
और उसको फिर लेके चलते हैं आगे अपनी ज़िंदगी में। इट कैन बी डिटरमिन डिफरेंटली बाई ईच इंडिविजुअल डिपेंडेंट अपॉन एज। मतलब ये डिपेंड करता है फिर इंसान पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात भी यहाँ पे आ जाती है, उसकी एज पे, उसके कल्चर पे, किस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, जेंडर उसका क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है करंट उसकी, और कॉन्टेक्स्ट जिसमें उसका बिहेवियर है। सोशल नॉर्म्स इन रिलेशन टू एज और डेवलपमेंटल नॉर्म्स dictate and are subject to condition such as what is perceived as normal amongst children। यही बात सोशल नॉर्म्स की जो आ जाती है एज वाइज, अगर हम देखें डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से, तो ये डिक्टेट करती है हमें, मतलब बच्चों के बारे में भी बताती है कि कौन सी चीज़ें अगर बच्चों की बिहेवियर में हम देखें तो वो हम नॉर्मल में कंसिडर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें एबनॉर्मल में, बट मोर सो अमंग्स एडल्ट और चिल्ड्रन। ठीक है, एडल्ट के बारे में भी हम इस चीज़ को देखते हैं, नॉर्मलिटी और नॉर्मेलिटी को। कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड इन वन कल्चर सेटिंग टू अनदर। मतलब बहुत चीज़ें आप फॉरेन में देखें, यूके में देखें, अमेरिका में देखें, तो उनके कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं। हमारे कल्चर में, एशिया में, हमारे कल्चर में स्पेसिफिकली वो अनएक्सेप्टेबल है। तो ये कल्चर टू कल्चर भी वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कल्चर जो है वो फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन को, ठीक है, और उनके अपने बिलीव होते हैं। यानी एक एग्जांपल यहाँ पे इंडिया की मैं देना चाहूँगी कि वहाँ पे जो पता नहीं, आई थिंक सो कि गाय को मेरे ख्याल से भैंस, पता नहीं गाय है कि क्या, अब मेरे माइंड में नहीं है, उसकी कुर्बानी या उसको ज़बह करना जो जुर्म समझा जाता है, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ हम बीइंग मुस्लिम जो है तो उसको ज़बह करते हैं, वो मतलब बड़ी ईद पे करते हैं कुर्बानी, वैसे हम उसको सदका भी कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ उसको एक बहुत अच्छा समझा जाता है, और वहाँ पे उसको बिल्कुल टोटली गलत और नामुनासिब और नेगेटिव समझा जाता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी होते हैं जो कि बिफोर मैरिज हो तो वो एक्सेप्टेबल कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, मतलब वो एक नॉर्मल होते हैं। और बास कल्चर में तो अमेरिका को आप देख लो, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं, ड्रिंकिंग, ठीक है, इस किस्म के बिहेवियर में वो इन्वॉल्व होते हैं, और मतलब एंटी सोशल बिहेवियर में भी इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हमारे कल्चर में उसको टोटली जो है एक नेगेटिव चीज़ समझी जाती है। सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट इन रिलेशन टू नॉर्मल बिहेवियर गिव्स अ एग्जाम्पल फॉर व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर। यानी इसी की सिचुएशन या हम अगर रिलेट करें एबनॉर्मल बिहेवियर से, तो ये हमें बताती है कि कौन सा बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल है और कौन सा जो है, और उसके पीछे रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान दूसरे बंदे को शूट कर देता है, ठीक है, लड़ाई झगड़े में, और रिप्रेजेंट कर रही थी अपनी कंट्री को, तो ये नॉर्मेलिटी है। लाइक अगर जैसे कि रिसेंट टाइम में अगर आप लोग देखो तो जो इंडिया का तैयार आया था, पता नहीं जहाज था कि क्या था, और फिर वहाँ पे इंडियन पायलट पाकिस्तान में उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो अगर इसको मार दिया जाता तो ये एक नॉर्मेलिटी थी, बट इफ अ पर्सन ओपन फायर विदाउट एनी ड्यू कॉज इन अ पब्लिक प्लेस एंड कॉजेज डेथ टू अनदर पर्सन, तो ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल बंदा क्या है, वो नाइफ और इस किस्म की चीज़ें, पिस्टल और इस किस्म की चीज़ों को उठा के बस वो मार देता है, वो ये नहीं सोचा, क्योंकि उसका सेंस ही नहीं होता। तो इस किस्म के पब्लिक प्लेसेस में इस किस्म के एक्ट करना, इस किस्म का बिहेवियर शो करना, ये बेसिकली एबनॉर्मल है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि एबनॉर्मल और नॉर्मल जो है, तो ये बहुत एक कॉमन एक लाइन है, एक बात है। लास्ट हमारे पास सेकेंड लास्ट हमारे पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियर साइंसेस इन हेल्थ। द गोल ऑफ, अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये आ जाती है कि हम इंसान के बिहेवियर को समझ जाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर की हो जाती है तो इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ दूसरे लोगों की। और बहुत सारे बिहेवियर जो होते हैं वो हमारे हेल्थ पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जैसे कि सोशल बिहेवियर साइंस, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिविजुअल या ग्रुप हेल्थ को स्टडी करने के लिए। रेलेवेंस या इम्पॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंस टू हेल्थ और मेडिसिन, रेलेवेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड, जैसे कि प्रेजेंटेशन ऑफ इलनेस हुई, डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करना, केयर प्रोवाइड करना हेल्थ वाइज। एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सोशल भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी।
कल्चरल फैक्टर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट। कल्चर जो है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाय अप्लाइंग बिहेवियरल साइंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस अगर हम देखें तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं कुड इन्फॉर्म द पेशेंट, वो पेशेंट को ये इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं, और फिर उसकी परसेप्शन जो है वो इन्हांस होती है उस मरीज़ की, ठीक है। जैसे कि उसको ये बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो हार्ट का पेशेंट है, उसको कार्डियोवास्कुलर रिस्क पे है वो, और फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए रेफर कर देते हैं। इस तरीके से वो एम्पावर होता है। द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज अ कोच, ठीक है, एक मोटिवेटर होता है, कोच होता है हमारे पास, जो कि पेशेंट के लिए एक एज अ प्लेयर किरदार अदा करता है, जबकि फैमिली या फ्रेंड्स जो है वो टीम मेंबर्स होते हैं। तो टुगेदर ये होल टीम जो होती है वो मिनिमाइज कर देती है हेल्थ रिस्क को या इश्यूज को उस पेशेंट की, ठीक है। सारे कोलैबोरेशन में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हुए, चाहे वो फ्रेंड्स हुए पेशेंट के, चाहे वो डॉक्टर हुए, तो सारे एक साथ मिल इकट्ठे होके काम कर रहे होते हैं और उस तरीके से उसको हेल्थ रिस्क से निकाल रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हेल्थ वाइज। इसके अलावा जो हेल्थ केयर होता है प्रोफेशनल, वो असेस करते हैं उसकी करंट एबिलिटी को, कितनी सलाहियत उसमें है, कितनी मतलब बीमारी ने उसको कितना मुतासिर की है, कितना अभी उसमें सकत या हिम्मत है काम एक्टिविटी करने की, ठीक है। टू एम्ब्रेस बिहेवियर चेंजेस, बिहेवियर को भी देखते हैं और मतलब उसका बिहेवियर उससे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है उस बीमारी से, ठीक है, किस हद तक वो मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से। और फिर उसके बाद जो हेल्थ केयर वो टारगेटेड अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिशियन ये देख सकता है कि स्मोकिंग पेशेंट ने छोड़ देनी है, ठीक है, अगर ऐसा उसने किया तो फिर स्मोकिंग अगर उससे छुड़वाना चाहता है तो उसको पहले इफ़ सो हैव हर यानी जो हेल्थ केयर होगा वो उसको गाइड करेगा अपने पेशेंट को, और अकॉर्डिंग टू द प्लान ऐसे ऐसे आपने करना है, इस तरीके से पहले कम लेना है, ठीक है, पहले कम स्मोकिंग करनी है, फिर आहिस्ता 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 वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। The physician could propose achievable weight loss goals based on जो फिजिशियन होगा या जो हेल्थ केयर होगा, based on incremental milestones, making sure positive feedback is given every time milestone is achieved। अच्छा, अब जब मरीज़ को जैसे जैसे वो बताता जाता है डॉक्टर, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, कि आपने ऐसे स्मोकिंग छोड़ी या इस तरीके से आपने ये बिहेवियर आप कैसे मोडिफाई होने जा रहे हैं, और आपकी बीमारी में कैसे ऐसा करने से आपकी बीमारी तकलीफ में कमी आती जाएगी। तो जब पेशेंट उसको फॉलो करेगा और उसकी तकलीफ में कमी आती जाएगी, तो जो डॉक्टर होगा वो उसको मोटिवेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो मोटिवेट होता जाएगा तो वो उनकी बातों को फॉलो करता जाएगा और इस तरह से उसकी क्विक रिकवरी होगी। पॉजिटिव फीडबैक इसको कहते हैं। माइलस्टोन अचीव हो जाए मतलब एक बात उसकी मान ली गई, उस तरीके से उसने चीज़ें छोड़ दी, उस तरीके से उसने अपनी डाइट में चेंजेस कर दी, तो ये माइलस्टोन अचीव हो गया। रियलिस्टिक गोल्स विद स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स मस्ट बी सेट, मॉनिटरिंग इनकॉर्पोरेटेड, सेल्फ मॉनिटरिंग। Last but not least, stress issues must be addressed. Healthcare providers should try to understand her sources of stress and propose ways to help patient cope, such as mind-body therapy, so yoga, exercise, meditation, and entertainment. रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना चाहिए, ठीक है, सेल्फ मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस इश्यूज़ को भी एड्रेस करना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से पेशेंट में स्ट्रेस है। पहले तो स्ट्रेस पे काम करेगा डॉक्टर, उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट होगा या साइकोथेरेपिस्ट होगा उसके स्ट्रेस के लेवल को ओवरकम करेगा, साइकोथेरेपीज, एक्सरसाइजेस और वो चीज़ें उसको यूटिलाइज करते हुए। फिर उसके बाद क्योंकि स्ट्रेसर होगा तो ही उसको स्ट्रेस होगा ना, जब स्ट्रेसर गया तो स्ट्रेस नहीं है। अब जैसे कि कोविड-19 है, वायरस चला गया तो स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जब तक अभी ये है तो स्ट्रेस है, फियर ऑफ अननोन है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब स्ट्रेस के लेवल को पहले ओवरकम करेगा उसके बाद वो थेरेपिस्ट उसके स्ट्रेसर्स को फाइंड आउट करेगा और फिर उन पे काम करेगा। उन पे काम करने से मेरा मुराद ये है कि वो पेशेंट को उसकी सोच को इस काबिल मॉडिफाई कर देगा, इस काबिल बनाएगा कि वो पेशेंट इस काबिल बन जाएगा कि वो हालात
के साथ मुकाबला करने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाएगी और वो डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच जाएगा। लास्ट हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं जी डिज़ायरेबल एटीट्यूड इन हेल्थ प्रोफेशनल। कौन कौन से डिज़ायरेबल, ये तो आप लोगों को भी पता है। एटीट्यूड जो इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोफेशन के लिए, एक ख़ास पर्टिकुलर एटीट्यूड हम लोग अपना लेते हैं, ठीक है, जो कि बूस्ट कर देता है हमारे उस करियर को। लेकिन हेल्थ केयर में हमारा एटीट्यूड जो है वो इम्पोर्टेंट मतलब पॉजिटिव हो, ठीक है, टोटली पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। लाइक अगर किसी बंदे को ट्रीट करो तो पॉजिटिव उसको फीडबैक दो, अगर कोई बंदा आपसे बात करे तो पॉजिटिव उसको रिस्पॉन्स दो, ठीक है, जिसमें आपके वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ जाती है। सही, सारा ओवरऑल आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। फ्रॉम द हाईएस्ट सर्जन अगर देखा जाए, फिजिशियन टू इवन जो वार्ड बॉय होता है, वो भी चेयरफुल डिस्पोजिशन और केयरिंग बिहेवियर के साथ उसको भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब बिल्कुल टॉप से लेके बिल्कुल एंड पे जो लोग आ जाते हैं, सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं, उन सबको पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए हॉस्पिटल में भी नहीं, पूरी अपनी लाइफ में। दिस इज बिकॉज एटीट्यूड ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन हॉस्पिटल इन्फ्लुएंसेस रिलेशनशिप विद पेशेंट्स। तो मरीज और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है उस पर भी असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर होते हैं, उनके पास पेशेंट जाते हैं तो वो जल्दी से, अगर मरीज एक दो बातें और करते तो वो कहते हैं डॉक्टर यही कहते हैं कि डॉक्टर मैं हूँ यहाँ। तो इस किस्म की एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट को सुनना चाहिए और उसकी तकलीफ और जो कैफियत है उसके मुताबिक उसको ट्रीट करना चाहिए। ये ना हो कि मरीज बेचारा घंटों बैठा रहे और इंतज़ार करता रहे, नहीं। पेशेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी हॉस्पिटल। कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा तो सक्सेसफुल होगा हॉस्पिटल भी, क्योंकि पेशेंट सेटिस्फाई होंगे, ठीक है, और मोर रेफरेंस होंगे फिर। बट पेशेंट सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है मोर ऑन एटीट्यूड ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। अगर सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड हो रही तो वो तो होगा, लेकिन ये टोटली डिपेंड किस पे करता है, जस्ट इन्वायरमेंट पे नहीं, वहाँ पे जो लोग हैं उन्हीं की वजह से इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना हॉस्पिटल में। तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, और इसी वजह से जो HR मैनेजमेंट है हेल्थ केयर की, वो फोकस कर रही है अचीविंग एफिशिएंसी फॉर द हॉस्पिटल, ठीक है। इस फील्ड में, इस बात में पॉजिटिव एटीट्यूड ट्रेनिंग जो है वो कंसल्ट करती है कंसल्टिंग फर्म्स टू हेल्थ केयर के लिए रिगार्डिंग जो प्रोवाइडर होते हैं टू हेल्प हॉस्पिटल स्टाफ टू मेंटेन कंजीनियल, यानी एक हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, और केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए पेशेंट के लिए। दिस प्रोमोट्स पेशेंट सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, thereby augmenting the revenue and reputation of the hospital। एक रिप्यूटेबल हॉस्पिटल बन जाता है जब वहाँ की सर्विसेज अच्छी होती है। सर्विसेज किस बेस पे अच्छी होती हैं कि वहाँ के जो मेंबर्स, वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, उनका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होता है तो हॉस्पिटल कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड टू अचीव गुड पेशेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हमारे पास क्या जाते हैं, हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर द पेशेंट कम्स टू एड्रेस देयर हेल्थ, ठीक है, इशू। ये तो कॉमन सी बात है कि जहाँ पे पेशेंट आते हैं और ट्रीटमेंट हासिल करते हैं। लेकिन अगर वो ऑलरेडी स्टेट ऑफ एंजाइटी में हैं, किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है तो केयर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लास बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनकी बात को सुनना, समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनके स्ट्रेस पे फिर काम करना। दे नीड अ प्रॉमिस ऑफ होप, उम्मीद, उनको उम्मीद की ज़रूरत होती है। और अगर बेटर ऑन गेटिंग ट्रीटेड एट सेड हॉस्पिटल, मतलब आप किसी बंदे को रेफ़र भी कर सकते हो कि आप जाओ CMH में ट्रीटमेंट करो। वहाँ का स्टाफ, हम लोग चाहे नॉर्मली भी बोलते हैं कि वहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। ये क्यों बोलते हैं? उनका एटीट्यूड अच्छा होता है। हम अक्सर कहते हैं कि फ़लाना हॉस्पिटल से नहीं करना, क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड अच्छा, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं। अब ये एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि किसी इंसान का एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऐसा हो तो फिर हम उसी नेगेटिव एटीट्यूड की बेस पे ऐसे कहते हैं। टू गेन दिस गोल को अगर हम लोग अचीव करना चाहें, कोई भी ऐसा मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर,
तो पॉजिटिव एटीट्यूड इसको होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड में हमारे पास क्या आ जाता है, एश्योरेंस कि ठीक है, आप पेशेंट को ऐसे बोलो कि आप सही जगह पे आए हो ट्रीटमेंट के लिए, होप प्रोवाइड करो उसको, ट्रस्ट, ठीक है, सेटिस्फैक्शन कि आपने एक सही चॉइस बनाई है, सही चॉइस की है हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की, सेटिस्फैक्शन। देन पीटर्स टू रेफर द सेट हॉस्पिटल टू अदर्स, ठीक है, जैसे इसमें रेफर वाली बात भी आ गई कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपने किसी और को भी रेफर कर दिया। ये सारी नॉर्मल और जनरल बातें हैं। ऑल ऑफ दीज पॉजिटिव आउटकम्स विल ओनली वर्क टुवर्ड building the strength of the hospital in both qualities of services और revenue। एक हॉस्पिटल को कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिवली पहुँचा देता है उनके स्टाफ मेंबर्स का जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। क्लास इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, नॉर्मेलिटी अब नॉर्मेलिटी है, बायोसाइकोसोशल मॉडल है जिसमें तीनों का कम्बिनेशन हेल्थ सेक्टर में होता है। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल की पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वो सारी नॉर्मली मतलब जो हमारी डेली लाइफ में भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, वो सारी बातें हैं। तो प्लीज़ इस लेक्चर को सुनिए डिटेल में और थोड़ा सा कोऑपरेट आप इस सेंस में कीजिए कि गला मेरा ख़राब था तो इस वजह से थोड़ा रुक रुक के लेक्चर हुआ, अदरवाइज जो है मैं तो कंटिन्यू एक सीक्वेंस में डिलीवर करती हूँ लेक्चर, सो सॉरी फॉर दैट। और बाकी इस लेक्चर को सुनिए, नोट्स भी आपको सॉफ्ट फॉर्म में कॉलेज की ईमेल पे मैंने सेंड कर दी, वहाँ से आप फोटो कॉपी भी अपनी प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, या अगर आप लोग खुद शॉप पे जाओ और उसको लेके हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करो तो वो भी कर सकते हो। और प्लीज़ इसको सुने समझें, जहाँ से समझ रहे हैं, हर एक लेक्चर के एंड में मैं कहती हूँ तो काइंडली आप लोग क्वेश्चन करें, क्योंकि अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। और 25 जुलाई को आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो सबमिशन है, तो लेक्चर के एंड में मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को रिमाइंड करवा दूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।